हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम किया जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने करी थी नीट 2020 का पेपर एनालिसिस। तो गाइस आज अपन बात करने जा रहे हैं नीट 2020 का सॉल्यूशन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन। तो गाइस इस सॉल्यूशन के अंदर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व तो करेंगे और साथ ही साथ इसमें भी बात करेंगे कि आपको आने वाले टाइम में किन किन चीज़ों पे ध्यान रखनी है प्रिपरेशन करते वक्त। तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इज अ बेसिक अमीनो एसिड। और गाइस बेसिक अमीनो एसिड्स वैसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स इज मोर देन द नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स। और गाइज ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको ये आते हैं तो आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, दैट्स ऑल, राइट। तो अगर मैं बात करूं सेराइन जो होता है ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। एलानिन जो है दैट इज ऑल्सो ए न्यूट्रल अमीनो एसिड। जो टाइरोसिन होता है दैट इज ऑल्सो ए न्यूट्रल अमीनो एसिड। लेकिन गाइस जो लाइसिन होता है यही है अपना आंसर और दिस इज अ बेसिक अमीनो एसिड। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, यहाँ से COOH, यहाँ से अल्फा पोजीशन पे NH2 और यहाँ पे दूसरा NH2। तो गाइज आप क्लियर देख पा रहे हो यहाँ पर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स इज 2 और नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स इज 1। सो गाइज दिस इज अ बेसिक अमीनो एसिड। और गाइज मैंने एनालिसिस में भी आपसे कहा था कि जो टेबल्स में दिए हुए होते हैं उसको आप ध्यान से एक बार जरूर देख लेना। और गाइज हो सकता है अगली बार आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल या फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक चीज स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये सवाल नहीं आते हैं तो आप काइंडली यहाँ पर टाइम बर्बाद ना करें, मूव ऑन कर जाए। गाइज आप खुद सोचो ना, अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता नहीं है, आप कितना भी टाइम गवा लो, क्या आपको इनके स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो अगर आपसे नहीं होता है तो आप काइंडली मूव ऑन कर जाए। तो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और हमें बोला गया है कि द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट2इन इज, इनमें से क्या है? ठीक, तो पूछा क्या गया है जरा समझते हैं बात को। हमसे कहा गया है एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, ये रहा आपका 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट2इन, यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, राइट। तो आपसे कहा गया है इसका एलिमिनेशन करके ये जब बन रहा है तो इसमें क्या क्या हो रहा है। गाइस समझना जरा बात को। तो गाइस ये गाइस एक एल्काइल हैलाइड है और जब भी आप किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, अल्कोहलिक KOH नॉट एक्वस, अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हो। गाइज जब भी आपको अल्कोहलिक KOH कहीं पे दिख जाए तो समझ जाना कि बीटा एलिमिनेशन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? बीटा एलिमिनेशन। तो गाइज इसमें होता क्या है, इसके लिए एक शॉर्टकट आप हमेशा ध्यान रखें। पहले आप क्या करें, अल्फा और बीटा कार्बन्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप या फिर जो भी लिविंग ग्रुप होगा उसको हटाएं और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाएं। तो एज अ रिजल्ट अल्फा और बीटा कार्बन्स की एक वैलेंसी फ्री होगी, तो जिसके वजह से इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड दे दे। दैट्स द टेक्निक। ठीक, और हम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं अल्फा कार्बन की बात करूँ, ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन और ये भी आपका बीटा कार्बन है, राइट। सो गाइज यहाँ पर हमसे बोला गया है अगर मैं ट्रिक लगाऊं तो हैलोजेंस तो यहाँ से हटना ही है।
तो हाइड्रोजन्स हटाने की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। अब गाइस आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो हटा होगा वो यहाँ से हटा होगा, ना कि यहाँ से, क्योंकि गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा होता तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आया होता, तो जिसके वजह से हमें कुछ ऐसा फॉर्म होता, क्या, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 1 पेंटीन का फॉर्मेशन होता। ठीक, तो हमसे बोला गया है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या ये बीटा एलिमिनेशन है? बिल्कुल है। अच्छा गाइज मैं आपको बता दूं, ये बीटा एलिमिनेशन ये नाम कहाँ से आया? जब भी अपन अल्कोहलिक KOH का यूज़ करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन से हटता है और हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से हटता है, और जहाँ से हाइड्रोजन हटता है उस बेसिस पर इसका नेमिंग किया गया है। दैट्स व्हाई दैट इज योर बीटा एलिमिनेशन। तो क्या ये बीटा एलिमिनेशन है? बिल्कुल है। अच्छा, जेटसेफ रूल, इट फॉलोज जेटसेफ रूल। गाइज आपको पता होना जरूरी है, और गाइज ये कहीं बाहर से नहीं है, ये NCERT में दिया हुआ एग्जाम्पल है, राइट। तो गाइज जेटसेफ रूल ये कहता है, समझना जरा बात को, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन इफ देयर आर 2 बीटा हाइड्रोजन्स अवेलेबल या फिर मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल, then the preferred product is that alkene in which greater number of alkyl groups are attached to the doubly bonded carbons। मतलब ये जब भी एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हो तो मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन बना करता है जिसमें कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा चेक करते हैं। यहाँ पे ये रहा डबली बॉन्डेड कार्बन और इसके साथ में एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप्स। ठीक, और इसमें अगर मैं बात करूं, ये रहा डबली बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ में ओनली 1 एल्काइल ग्रुप। तो हमसे पूछा गया है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या ये जेटसेफ रूल को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है, इसमें लेसर है। तो क्योंकि ये मेजर बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जेटसेफ रूल फॉलो हो रहा है। ठीक, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है प्लस एक हैलोजन भी एलिमिनेट हो रहा है, तो इसको गाइस क्या बोलते हैं? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो मतलब कि क्या ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है? बिल्कुल है, राइट। तो चौथा ऑप्शन, क्या ये डिहाइड्रेशन है? जी नहीं। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूव होना, पानी का हटना। तो यहाँ पर कहीं पर भी पानी रिमूव होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा A, B एंड C। ठीक, तो आई होप इसको बिल्कुल आपने सही किया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो वंस अगेन बायोमोलिक्यूल से सवाल। गाइस आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ ही सकते हो कि 2 सवाल बायोमोलिक्यूल से। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है। और गाइस जो सुक्रोज है ये एक डाइसैकेराइड है। ये क्या है? एक डाइसैकेराइड, और इसके हाइड्रोलिसिस पर बनता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। गाइस मैं आपको एक चीज यहां पर सजेस्ट करता हूं, जब भी आप किसी डाइसैकेराइड को स्टडी कर रहे हो उसके बारे में 3 बातें हमेशा याद रखना। और गाइस वैसे भी देखा जाए तो अपने सिलेबस में 3 ही डाइसैकेराइड्स है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, जो कि आप NCERT से देख सकते हो, राइट। तो जब भी आप किसी डाइसैकेराइड को पढ़ रहे हो इन 3 बातों को मत भूलना, नोट कर लेना इसको। पहली चीज कि इनके मोनोमर यूनिट्स क्या होते हैं, कि मतलब इनके मोनोसैकेराइड यूनिट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि इनके हाइड्रोलिसिस पर
इनके हाइड्रोलिसिस पर क्या क्या बनते हैं। नंबर 2, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो किन किन कार्बन्स के बीच में फॉर्म होता है। एंड गाइस नंबर 3, डाइसैकेराइड जिसको आप स्टडी कर रहे हो, क्या ये एक रिड्यूसिंग शुगर है या फिर एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, तो इन 3 बातों को आप ध्यान रखना। अगर कोई भी चीज़ आपसे मतलब डाइसैकेराइड से पूछा जा रहा है, या तो ये या तो ये या तो ये पूछा जाएगा। ठीक, हाँ, और सुक्रोज को पढ़ते वक्त इनवर्ट शुगर का कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा नज़र डाल लें। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, तो अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि नेचुरल रबर क्या है। बिल्कुल मतलब डेफिनेशन वाली चीज़ है। ठीक, तो गाइस जो नेचुरल रबर होता है ये एक पॉलीमर होता है किसका, दिस इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये एक पॉलीमर होता है किसका, आइसोप्रीन। और गाइस ये जो आइसोप्रीन होता है इसका IUPAC नेम होता है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, CH यहाँ से मिथाइल, यहाँ से डबल बॉन्ड CH, यहाँ से मिथाइल, राइट। सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो ये रहा आपका आइसोप्रीन जिसका IUPAC नाम होता है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। और गाइज इसका जब आप पॉलीमराइजेशन करते हो तो जो स्पीसीज बनता है उसी को गाइज क्या बोलते हैं अपना, हाँ, नेचुरल रबर। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यहां से हाँ, मतलब ये होता है इसका रिपीटिंग यूनिट और ये n टाइम्स रिपीट होता है। और गाइज इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मतलब डबल बॉन्ड के अबाउट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज योर सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, और इसका जो पूरा नाम होता है इसको बोलते हैं सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक, और गाइज जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ले लें, मतलब ट्रांस आइसोमर मतलब कुछ इस तरह का अगर आप ले लें n टाइम्स, तो गाइज ये भी एक रबर होता है लेकिन ये नेचुरल रबर नहीं होता। इसका एक और फनी सा नाम होता है, इसको बोलते हैं गट्टा पर्चा। इसको गाइज क्या बोलते हैं, गट्टा पर्चा। ठीक, तो आई होप आपने इसको बिल्कुल सही किया होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि एनिसोल का रिएक्शन HI के साथ करवाने पर क्या बनता है। सो आइए चेक करते हैं। तो गाइस ये अपना जो स्पीसीज है बेंजीन पे OCH3 मिथॉक्सीबेंजीन, गाइस इसी को अपन क्या बोलते हैं, एनिसोल, इसी को बोलते हैं एनिसोल। तो आपसे कहा गया है इसका रिएक्शन HI के साथ करवाने पर क्या बनेगा। गाइस समझना जरा बात को, मैंने कई बार ऑफलाइन क्लासेस में भी कहा है कि जब भी आप किसी ईथर का रिएक्शन HI के साथ करवाते हो तो यहाँ पर होता कुछ ये है, ऑक्सीजन का या तो राइट साइड वाला बॉन्ड ब्रेक होता है या तो लेफ्ट साइड वाला। ठीक, और गाइस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर होने की वजह से ये अंदर की तरफ आएगा, मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, जिसके वजह से ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसमें एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, जिसके वजह से ये बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन पे ब्रेक नहीं होता। तो गाइस यहाँ पर जाहिर सी बात है इसका राइट साइड वाला बॉन्ड यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और जिसके वजह से O और कार्बन की वैलेंसीज फ्री होती है। तो दिस इज एक्चुअली H+ एंड I-। सो इसको H+ मिलेगा और इसको I- मिलेगा, यानी कि हमें फिनॉल प्लस CH3I यानी कि मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक, तो काफ़ी आसान सा सवाल था, आई होप आपने सही किया होगा। सो लेट्स मूव।
ओके, तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। और गाइज इसको आप कहाँ पढ़ते हो बता सकते हो? हाँ, इसको आप क्लास 11th में जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और उसके अंदर जो हेडिंग लगा हुआ होता है कि टेक्निक्स फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके अंडर में ये आता है। और गाइज जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, दिस इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक, और गाइज ये मतलब अगेन सेम चीज, अगर आपको आता है तो आता है, अगर नहीं आता तो नहीं आता, राइट। तो इसमें से क्या अपने को सीख मिलती है? अपने को ये सीख मिलती है जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका काफ़ी बढ़िया वेटेज रहता है, मतलब एनटीए को ये काफ़ी पसंद है। और हर एक, अगर आपने जेई का भी पेपर सॉल्व किया होगा तो फिर हर एक स्लॉट में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल रहता ही है। तो गाइज अगली बार से आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है जो कि आपको बिल्कुल आना चाहिए। आपसे पूछा गया है कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, मतलब कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन, यहाँ से मिथाइल, यहाँ से मिथाइल और यहाँ से मिथाइल, इस पे पॉजिटिव, ये ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? हाँ, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में, CH3 पॉजिटिव, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में ड्यू टू, यानी कि किस वजह से होता है, राइट। तो गाइस आपको बढ़िया से पता होगा कि ये रहा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, इसके बगल वाला जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये रहा आपका अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी रहा अल्फा कार्बन इसके बगल वाला, और ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी अल्फा, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अगर इसकी मैं बात करूं, इसके बगल वाला ये रहा अल्फा कार्बन, और ये रहे अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी रहा अल्फा कार्बन, और ये रहे अल्फा हाइड्रोजन। और गाइस आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है कि जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड हो जाता है। और गाइस आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 3 + 3 + 3 यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होने की वजह से यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 3 + 2 यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन्स होने की वजह से 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। और आपको बढ़िया से पता होगा कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जिसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होते हैं, यानी कि सीधे लैंग्वेज में बोला जाए, जिस कार्बोकेटाइन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होता है, और जिसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कम उसकी स्टेबिलिटी कम, राइट। तो बेसिकली इसकी जो स्टेबिलिटी है ये बेसिकली आता है किससे? हाँ, H इफेक्ट यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से। हाँ, एक और नोट करने वाली बात यह है कि इसको ना आप +I से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हालांकि +I अपने ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है कि जो मिथाइल अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हुआ करते हैं, जिसकी वजह से ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, और ये भी डोनेट करता है अपने +I की वजह से। और ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स अपने +I की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को अप टू अ लार्ज एक्सटेंट मिनिमाइज कर देते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से यहाँ पर जो प्लस चार्ज का मिनिमाइजेशन आता है वो रिलेटिवली कम होता है। और मतलब ये तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ये हाइपर कॉन्जुगेशन और +I दोनों के वजह से होता है। हालांकि ऑप्शंस में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट।
ओके, तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एमिन है जो कि पॉजिटिव कार्बाइल एमिन टेस्ट यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट दिया करता है। तो गाइस सवाल की तरफ बढ़ने से पहले ये होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि इसको आप कहाँ पे डील करते हो? हाँ, इसको आप एमीन्स में पढ़ते हो और कुछ बच्चे इसको पीओसी यानी कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ लेते हैं। तो बात एक ही है, आइए समझते हैं। तो गाइस ये होता एक्चुअल में क्या है, अगर आपके पास किसी भी प्राइमरी अमीन है 1 डिग्री अमीन, ठीक, तो जब आप किसी 1 डिग्री अमीन, अब ये प्राइमरी अमीन एलिफैटिक भी हो सकता है, अरोमेटिक भी हो सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों ही ये टेस्ट देते हैं। सो प्राइमरी अमीन का रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ करवाते हो और हल्का सा हीट कर दो। अच्छा, क्या आप बता सकते हो इसी सेम रिएजेंट आप कौन से रिएक्शन में और यूज करते हैं? जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि राइमर-टिमन रिएक्शन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसी रिएजेंट का यूज अपन राइमर-टिमन रिएक्शन में भी करते हैं, राइट। ओके, सो जब आप किसी प्राइमरी अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हो तो होता ये है, ये जो 1 डिग्री अमीन था ये एक आइसोसाइनाइड यानी कि RNC में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में KCl और पानी वानी निकल जाया करता है। और गाइज ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और गाइज इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि जो प्रोडक्ट अपने पास बना इसका एक फाउल स्मेल होता है, मतलब इसका मतलब एक बैड स्मेल होता है, ठीक। अब इसका यूज क्या है गाइस समझना। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म KOH के साथ करवाने पर एक आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है जिसका कि एक फाउल स्मेल, बैड स्मेल होता है, राइट। तो इसका यूज ये है कि मान लो मेरे पास कोई अननोन कंपाउंड है और मैंने उसके अंदर KOH और क्लोरोफॉर्म डाल दिया और उसके अंदर से एक फाउल स्मेल निकलना स्टार्ट हुआ, तो गाइज इसका मतलब ये है जो कंपाउंड था वो हो ना हो एक 1 डिग्री अमीन रहा होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो गाइज कहने का मतलब है ये जो रिएक्शन है दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स, यानी कि 1 डिग्री अमीन्स के पहचान के लिए इसको यूज किया जाता है। केवल 1 डिग्री अमीन्स ही रिएक्शन को दिया करते हैं, सेकेंडरी नहीं देता, टर्शियरी नहीं देता। तो आइए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो आप क्लियर देख पा रहे हो ये जो एनिलीन है ये नाइट्रोजन के साथ 1 एराइल ग्रुप कनेक्टेड है, यानी कि ये 1 डिग्री है। अरे यही तो है आंसर, यही है जो कार्बाइल अमीन टेस्ट को दिया करेगा। बाकी ऑप्शंस की तरफ देखते हैं गाइज। ये एक 1 2 सेकेंडरी है तो ये नहीं देगा, ये एक 1 2 3 टर्शियरी है तो ये भी नहीं देगा, और इसकी अगर बात करूं 1 2 डिग्री सेकेंडरी अमीन है तो ये भी नहीं दिया करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है गाइस समझना जरा बात को। आपसे पूछा गया है अगर आप बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एसिटोफिनोन के साथ करवाते हो, यानी कि बेंजीन इसके साथ COCH3 एसिटोफिनोन के साथ करवाते हो, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, और हीट भी किया जाता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब गाइस देखो यहाँ पर आपको इसका प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता था, राइट। तो हम देखते हैं जो भी पूछा गया है, और गाइस समझना जरा मेरी बात को। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन डाइल्यूट मतलब NaOH के साथ, डाइल्यूट को छोड़ो NaOH के साथ, बेस के साथ, तो समझ जाना जब भी किसी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन बेस के साथ करवाया जाता है या तो वो एल्डोल होगा या तो कैनिजार होगा, ठीक। अब बात करते हैं गाइस, देखो क्या इसके पास तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? जी नहीं। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? जी हाँ, ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब अगर किसी एक भी कंपोनेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन है यानी कि वो कैनिजारो नहीं है बल्कि वो एल्डोल कंडेंसेशन है,
ठीक। अगर और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, किसी एक कंपोनेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन है यानी कि वो एल्डोल है, राइट, वो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। और गाइस एल्डोल कंडेंसेशन क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में करवाया जा रहा है तो डेफिनेटली ये क्या है, दिस इज योर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। अगर गाइस देखो इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन वगैरह नहीं देखना है गाइस, समझना मेरी बात को, अगर आपने मेरा कैनिज़ारो वाला वीडियो देखा हुआ है तो मैंने उसमें पहला लाइन ये बताया था, आप देख सकते हो, पहला स्टेटमेंट मैंने ये दिया था कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो बेस अपन यूज करते हैं वो आपका होता है डाइल्यूट बेस, और कैनिज़ारो में जो बेस यूज किया जाता है दैट इज योर कंसंट्रेटेड बेस, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन योर एल्डोल एंड कैनिज़ारो। और आप इस डाइल्यूट NaOH को देखते हुए भी आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई साहब ये कैनिज़ारो तो नहीं हो सकता, एल्डोल या तो सेल्फ होगा या तो क्रॉस, और क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच करवाया जा रहा है तो डेफिनेटली ये क्रॉस एल्डोल का ही केस है गाइस। और इसका प्रोडक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, हम चेक कर लेते हैं एक बार गाइस। देखो एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए इस मास्टर ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना गाइस, समझना। आप क्या करेंगे, पहले उस कंपाउंड को लिखेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान से समझना, मतलब कि इसको, ठीक, पहले उसको लिखेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और गाइस इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि इसका कार्बोनिल ग्रुप ऐसे राइट हैंड साइड में रहे, मतलब कुछ इस तरीके से, दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप, और ये आपका फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक। और राइट साइड में मतलब सेकेंड में आप किसको लिखेंगे, किसको, हाँ, मतलब वो कंपाउंड जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। और इसको भी कुछ इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि इसका अल्फा हाइड्रोजन मतलब इस ऑक्सीजन की तरफ रहे, मतलब इसको ऐसे रोटेट करके, मतलब कुछ इस तरीके से CH3CO, और यहां से आपका क्या आ गया, बेंजीन रिंग यानी कि फिनाइल। और गाइस आप क्या करें, इस मास्टर ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, अप टू दिस डबल बॉन्ड बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाली कहानी कर देनी है, यानी कि PHC यहां से हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाली कहानी। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो समझना, PHC डबल बॉन्ड यहां से H, मतलब डबल अप टू द डबल बॉन्ड बिल्कुल कॉपी पेस्ट। अब आपको क्या करना है, सेकेंड मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है इसको यहां पे कनेक्ट कर देने का, मतलब यहाँ ये वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O, फिर PH, और फिर बाद में आप हाइड्रोजन वगैरह लगा के बैलेंस कर सकते हो। और गाइस चेक कर लेना, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। आई होप आपको काफी पसंद आया होगा। लेट्स मूव। ओके, तो अगला सवाल एवरग्रीन एवरीडे केमिस्ट्री से है, और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है, मतलब कौन सा एक कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है। गाइस एनसीईआरटी में इतना बड़ा डायग्राम बना के दिया हुआ है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको आप गलत नहीं कर सकते हर हाल में। गाइस देखो, तो कैटायनिक डिटर्जेंट का जो एग्जाम्पल है दैट इज योर सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और गाइस ये एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हुआ करता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CH3 CH2 का होल 15N, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स N पे पॉजिटिव, और इसके साथ ब्रोमाइड, ठीक। तो ये बेसिकली होता है एक कैटायनिक डिटर्जेंट, क्योंकि इसका ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको बाहर दिखाऊं, इसका जो कैटायनिक पार्ट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लींजिंग एक्शन ऑफ दिस डिटर्जेंट, ठीक। तो मूव टू नेक्स्ट। तो गाइस अगला सवाल जो है वो एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल अल्कोहल फिनॉल ईथर से है, और गाइस आप चेक कर लेना जाके, ठीक। और आपसे पूछा गया है कि द रिएक्शन बिटवीन एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 विथ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि ग्रीन आर्ट्स रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक।
और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इसका प्रोडक्ट क्या बनता है गाइस, एनसीईआरटी में आप चेक कर लेना, इसको प्रोपेनॉन दिया हुआ है और यहाँ पर कॉमन नेमिंग सिस्टम का यूज किया गया है एसीटोन, और वहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखा गया है और यहाँ आपको क्लोराइड पूछा गया है। ठीक, तो काफ़ी आसान सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और गाइस इस पे होता है डेल्टा निगेटिव, और ये जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है इसको आप CH3 माइनस के जैसा ट्रीट कर सकते हो। ठीक, और गाइज यहाँ पे आपको क्लियरली डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस दिख रहा है, और इस पे जो डेल्टा माइनस है और इस पे जो डेल्टा प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाँ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड उठते हुए यहाँ पे अटैक कर देगा, जिसके वजह से ये कार्बन और मिथाइल के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, जिसके वजह से ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि हमें CH3 C नीचे से ये वाला मिथाइल, देन आफ्टर मिथाइल और O पे निगेटिव, और जब ये CH3 माइनस यहाँ से चला गया और यहाँ पे क्या बच गया, MgCl प्लस, जो कि इस निगेटिव के साथ O निगेटिव के साथ अट्रैक्ट होके कनेक्ट हो जाएगा MgCl प्लस, और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस वगैरह कर दो, एसिडिफिकेशन मतलब प्रोटिक वर्कअप कर दो, तो होगा क्या, ये पूरा ग्रुप यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आता हुआ दिखेगा, यानी कि मिथाइल, यहाँ से मिथाइल और ऊपर से OH, यानी कि आपको एक 3 डिग्री मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो गाइज आई होप ये काफ़ी आसान था, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है, ओजोनोलिसिस का सवाल नीट में रहता ही है एट एनी कंडीशन। तो गाइज आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसका ओजोनोलिसिस करने पर मिथानॉल मिलता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। और गाइज ओजोनोलिसिस का काफ़ी बढ़िया शॉर्टकट होता है, इसे डबल बॉन्ड को तोड़ दे तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसीज फ्री हुई, दो वैलेंसीज फ्री हुई, सो इसके साथ डबल बॉन्ड O और इसके साथ डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे किसी तरह का मिथानॉल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ की मैं बात करूं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो तो इन दोनों की वैलेंसीज फ्री, इसके साथ डबल बॉन्ड O, इसके साथ डबल बॉन्ड O, तो यहाँ भी किसी तरह का मिथानॉल नहीं मिल रहा है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ अगर मैं तोड़ दूँ, इसके साथ डबल बॉन्ड O और इसके साथ डबल बॉन्ड हो, हाँ ये जो कंपाउंड गाइज मिला CH2O, यानी कि पता है ये कैसा है, दिस इज H डबल बॉन्ड O, गाइज यही तो है मिथानॉल। और गाइज तो ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। ठीक, और इसकी अगर मैं बात करता हूँ और इसको अगर आप तोड़ते हो, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड O, तो किसी भी तरह का मिथानॉल नहीं मिलता। राइट, तो आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेट्स गो। तो गाइज लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और गाइज कई लोगों ने इस बार कहा कि क्वेश्चन इजी आया था, और गाइज ये वो सवाल है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे निगेटिव करवा सकता है अगर आपको सही ढंग से पता नहीं है। और गाइज यहाँ पर क्या पूछा गया है, गाइज मैं आपको थोड़ी सी बेसिक से समझाता हूँ। आपको पता होगा कि इटार्ड रिएक्शन क्या होता है। इटार्ड रिएक्शन के अंदर गाइज अपन क्या करते हैं, टॉल्विन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। टॉल्विन को गाइस क्या करते हैं, बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, और इस काम को करने के लिए हम यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, जो कि एक माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर एक क्या करते हैं, एक हाइड्रोलिसिस वगैरह करते हैं। ठीक, और गाइस इस इटार्ड रिएक्शन का गाइस आप अभी जाके देख सकते हो, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मैंने जब एलाइल विनाइल बेंजाइल वाला कॉन्सेप्ट दिया था वीडियो में, तब मैंने कई बार रिपीटेडली कहा था गाइज इसको गलत मत करके आना, इसको गलत मत करके आना। और गाइज 2020 नीट में ये आ चुका है, और फाइनली जब मैंने कई बच्चों से बात करी और कई बच्चों ने इसको निगेटिव करके आया हुआ है। गाइज मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, इस इटार्ड रिएक्शन का एक दूसरा रास्ता होता है, अल्टरनेटिव होता है, यानी कि टॉल्विन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का एक दूसरा रास्ता होता है। पहले इसका फोटो हैलोजेनेशन करवाया जाता है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNO। गाइस यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स हटते हैं
और वो दो हाइड्रोजन्स दो क्लोरीन एटम्स के साथ रिप्लेस होते हैं, यानी कि यहाँ पर CHCl2 बनता हुआ नजर आता है। गाइस दिस इज बेंजाल क्लोराइड, नॉट बेंजाइल। दिस इज नॉट CH2Cl, दिस इज CHCl2, दिस इज बेंजाल क्लोराइड, नॉट बेंजाइल। गाइस कई बार मैंने रिपीटेडली इसको कहा है कि इसको गलत मत करके आना। और गाइस इसका जब अपन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं 373 केल्विन पर, तो हमें बेंजाल्डिहाइड बनता हुआ नजर आ रहा है। और गाइस इस इंटरमीडिएट का क्या नाम होता है? बेंजाल क्लोराइड, CHCl2, नॉट बेंजाइल, नॉट CH2Cl। दो हाइड्रोजन्स रिप्लेस होते हैं। और तो गाइस इस क्वेश्चन से हमें कंक्लूजन ये निकल के आता है कि एनटीए को इंटरमीडिएट्स काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने पिछली बार का नीट क्वेश्चन देखा है तो जो क्यूमिन से फिनॉल का प्रोडक्शन होता है उसका इंटरमीडिएट पूछा गया था, जो कि क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड होता है। और गाइस इटाइड रिएक्शन का भी एक इंटरमीडिएट होता है जिसको अपन कुछ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसको भी देख लेना। तो गाइस कंक्लूजन ये रहा कि हर एक इंटरमीडिएट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलेंगे, राइट। सो मिलते हैं इनऑर्गेनिक के सोल्यूशन के साथ। तो गाइज अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।